हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 3 है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 टू 1990, उसको अभी शुरू कराने जा रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो मैं आपको 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करके दूँगा, उसके बाद हम इंडस्ट्री एंड ट्रेड की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स आए थे 1950 से लेकर 1990 तक, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रिफॉर्म्स आए थे लैंड रिफॉर्म्स, जिसको कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो उसमें है कि लैंड रिफॉर्म्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द इंडियन एग्रीकल्चर। ये किस लिए बनाए गए थे? ये रिफॉर्म्स इसलिए किए गए थे, इनका ऑब्जेक्टिव था कि जो असमानता है इंडियन एग्रीकल्चर में उसको कम किया जाए। एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, और ये फॉलोइंग एक्शंस लिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा। पहला था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब बिचौलियों को ख़त्म करना। बिचौलिया कौन था? बिचौलिए थे वो मिडल मैन जो कि ज़मींदार कहलाते थे। तो पॉपुलरली नोन एज जमींदार वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, वर इस्टेब्लिश्ड, सॉरी, जमींदार्स वर इस्टेब्लिश्ड, ओके जी, वर इस्टेब्लिश्ड। ऑनरशिप राइट्स वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द सॉइल। ऑनरशिप राइट उनको दे दिए कि जो एक्चुअल में खेती कर रहे थे। गिव इंसेंटिव डायरेक्टली टू द कल्टिवेटर्स, डायरेक्टर्स जो इंसेंटिव थे वो डायरेक्टली किसको दे दिए? कल्टिवेटर्स को। टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड, लैंड में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एज इट्स ऑनर, ठीक है, ऑनर्स के रूप में कल्टिवेटर्स को ही लैंड दे दी गई थी। द एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स मेंट दैट सम 200 लाख टेनेंट्स गेट ऑनरशिप राइट। तो उस बिचौलियों को, जो कि ज़मींदार वाले सिस्टम को ख़त्म करने का मतलब ये हो गया था कि कुछ 200 लाख टेनेंट्स को ऑनरशिप राइट मिल गया था। एंड दे केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब रेंट। रेंट की पेमेंट अब वो सीधा सरकार को कर रहे थे इंस्टेड ऑफ जमींदार्स। तो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब होता है, सीलिंग का मतलब है छत, मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग का मतलब क्या होता है बेटे? छत होता है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट बांध दी गई कि किसी भी एक परिवार या एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती। सो इट इम्प्लाइज फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड दैट एन इंडिविजुअल ऑफ ए फैमिली कुड ऑन। सो लैंड सीलिंग एम्स एट रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्योर हैंड। इससे ताकि एक कल्टीवेशन वाली लैंड है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही ना आ जाए, ठीक है। तो उससे फिर वो दूसरे गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट कर सकता था। सो द सरप्लस लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर्स, और जो सरप्लस लैंड थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई स्मॉल लैंड होल्डर, ठीक है जी। और उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का क्या मतलब है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। जो लैंड टुकड़ों में बटी हुई थी, किसी की थोड़ी सी लैंड इधर, थोड़ी सी लैंड दूसरी तरफ थी, उसको इकट्ठा करके हाई प्रायोरिटी पे ये काम किया गया ताकि प्रोडक्टिविटी उस ज़मीन की बढ़ सके। और उसके बाद है पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसका पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही हुआ, बिकॉज डिस्पाइट द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, की अच्छा ऑब्जेक्टिव था ये लैंड रिफॉर्म्स का, दीज रिफॉर्म्स वर ओनली पार्शली इम्प्लीमेंटेड, कुछ हद तक ही इम्प्लीमेंट हो सके कंट्री में। दीज वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। और ये इफेक्टिवली कहाँ इम्प्लीमेंट हो सके? सिर्फ वेस्ट बंगाल और कैलकाता में ही। वेस्ट बंगाल और सॉरी केरला में। वेस्ट बंगाल, कोलकाता तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता ना, तो केरला में 2 स्टेट्स में ही हो पाया। इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली प्रोपोगेटेड एंड नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। और बाकी जो स्टेट्स में क्या हुआ? सिर्फ उसका प्रोपोगेट ही हुआ, उसका प्रचार ही हो पाया, पर इफेक्टिवली वो लागू नहीं हो पाए। दिस वॉज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पहला कि जमींदार्स इन द मोस्ट केसेस मैनेज टू एविक्ट द टेनेंट्स, कि उन्होंने किसी तरह टेनेंट्स को तो वहाँ से भगा दिया अपनी लैंड से, टू शो देमसेल्व्स एज कल्टिवेटर्स, ये दिखाने के लिए कि वही कल्टिवेटर्स हैं और लेजिटिमेट ऑनर्स ऑफ द सॉइल, और अपने आप को वो लीगल वारिस अपने आप को साबित कर रहे थे कि वही सही मालिक हैं इसके, क्योंकि वो कल्टिवेट कर रहे हैं लैंड को, ठीक है। इस तरीके से वो मैनेज कर पाए। और दूसरा, लैंड लॉर्ड्स चैलेंज्ड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन कोर्ट्स, के उन्होंने चैलेंज किया लैंड सीलिंग
लेजिस्लेशन को कोर्ट में, विच प्रोवाइड लैंडलॉर्ड्स इनफ टाइम टू इवेट द सीलिंग एक्ट। और उनके पास काफ़ी उनको टाइम मिल गया, इससे जब तक कोई कोर्ट में केस चल रहा था तो उनके पास समय मिल गया उनको कि जो लैंड थी ये अपने सरप्लस लैंड किनको, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। सो दे मैनेज टू रजिस्टर देयर सरप्लस लैंड इन द नेम ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, इस तरीके से वो उसको अवॉइड कर सके। ओके, और लैंड उनके परिवार या उनके पास ही रह गई। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे दूसरे रिफॉर्म्स की, टेक्निकल रिफॉर्म्स। सो टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या हैं? सो HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके अंडर ये दो आते हैं। HYV टेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरह पता है, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी के सीड्स, और ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सो द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज टैकल्ड बाय वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स के द्वारा ठीक किए गए। दीज रिफॉर्म्स इवॉल्व अराउंड HYV सीड, ये किसके अराउंड थे? HYV सीड, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के। यूज ऑफ HYV सीड्स अलॉन्ग विद द केमिकल फर्टिलाइजर, और केमिकल फर्टिलाइजर के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, पेस्टिसाइड को यूज करते हुए लेड टू राइज इन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, और ये लेवल ऑफ एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्रीज कर दिया गया। द राइज इन द आउटपुट वॉज सो सिग्निफिकेंट, इसमें जो राइज था आउटपुट का बहुत ज़्यादा था, दैट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको कि हमने हरित क्रांति का नाम भी दिया। हेयर ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन refers to spurt, that is rise. It was started in the year 1967 to 68. Production of food grain increased nearly by 25%. ठीक है, India becomes self-sufficient in production of food grains and successfully broke the vicious circle of agriculture stagnation. ठीक है जी, तो इससे इंडिया को बड़ी सक्सेस मिली फूड ग्रेन में प्रोड्यूस को बढ़ाने की, आउटपुट को बढ़ाने की। ठीक है, तो एलिमेंट कौन से थे जो HYV सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे? वो थे यूज ऑफ HYV सीड्स इटसेल्फ, एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। क्योंकि इसके बिना HYV सीड्स को ही यूज करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं मिलना था उसका। तो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। यूज ऑफ HYV सीड्स, पहला है इसमें कि 1965 में जब हमने HYV सीड्स को स्टार्ट किया रिप्लेस करना कन्वेंशनल वैरायटीज ऑफ सीड्स से, HYV सीड्स गेन्स पॉपुलैरिटी फॉर व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, जवार एंड कॉटन इन पर्टिकुलर। इन फसलों में ही पर्टिकुलरली हमने यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि ये नेसेसिटी थी, बेसिक आइटम्स थी जो हमें चाहिए थी। सो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV seeds required to use the fertilizers. As the use of HYV increased, so did the use of chemical fertilizers. ठीक है जी, और HYV सीड्स के लिए फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी था। एंड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स को और पेस्ट्स को मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको क्रॉप को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। Along with fertilizers, the use of HYV also requires the use of pesticides to protect क्रॉप्स अगेंस्ट द पेस्ट एंड डिजीजेस, ताकि फसल को बचाया जा सके। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर सेटअप इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है, 14 सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से या उनके अंडर ये प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए गए, ताकि ये चीज़ें डेवलप की जा सके कि किस तरीके से फसल को बचाया जा सकता है। फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट program was adopted along with the adoption of HYV technology. ठीक है जी, और लास्ट पॉइंट है इसका एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज का क्या मतलब है कि HYV सीड्स नीड टू बी डीपली इंटीग्रेटेड, इरिगेटेड का मतलब सिंचाई करना, पानी की ज़रूरत को पूरा करना, क्योंकि खेत में पानी तो चाहिए होता है फसल को उगाने के लिए और फसल को बड़ा करने के लिए, और HYV सीड्स में तो ज़्यादा पानी चाहिए। टू कोप विद द नीड, सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च। बहुत सारे बड़े और छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए गए अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बहुत सारे ये शुरू किए गए। इन द 1951 17% ऑफ द लैंड वॉज अंडर मीन ऑफ इरीगेशन, वो इरीगेशन के अंडर थी, एंड इट वॉज इंक्रीज टू नियरली 45%, और ये नियरली 45% थी ड्यूरिंग द प्लान पीरियड के अंदर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने HYV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो
मैं एक बार आपको दोबारा ये पोर्शन समराइज कर देता हूँ कि दो तरह के रिफॉर्म्स थे। देखिए, दो तरह के रिफॉर्म्स थे। जो रिफॉर्म्स हुए, मतलब जिसको हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो दो तरह के थे। ठीक है जी। पहले थे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, और दूसरे रिफॉर्म कौन से थे? टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है जी। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर दो आ गए, HYV टेक्नोलॉजी और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा अलग से पोर्शन है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, बड़ा भी पोर्शन है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये टॉपिक और वीडियो मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लीजिए। ओके जी, डन।